कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय मौसम का मिजाज कहीं राहत तो कहीं आफत वाला है। असम में एक बार फिर से बाढ़ से बर्बादी की खबर आई। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण एक शख्स की मौत हो गई। राजस्थान में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आ गया। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण चारधाम यात्रा मुश्किल में पड़ गई। तो ये मौसम जो बदल रहा है, जिस तरह से डरा रहा है, बारिश, बाढ़ और बर्फबारी, और वो भी असम, अरुणाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हर जगह परेशान कर रही है। कहीं बाढ़ आ गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, कहीं यात्रा रोकनी पड़ी। तो राजस्थान में फ्लैश फ्लड आ गया, यानी कि अचानक से नदी नालों में उफान देखने को मिला और ये सारा रिहायशी इलाकों में आ गया। ये मौसम का बदला हुआ रूप है और इसमें हर जगह मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है। हर जगह इस बारिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। लैंडस्लाइड ने रास्ता रोक दिया, भारी बारिश ने जिंदगी रोक दी, नुकसान किया। फ्लैश फ्लड ने घरों में चीजों को बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड, असम, अरुणाचल, राजस्थान, 4 राज्यों में मौसम बदला और इस मौसम के बदलने ने भारी बारिश की, कहीं कहीं बर्फबारी हुई। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। असम के 32 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इस साल असम में बाढ़ से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 से ज्यादा लोग लापता हैं। हजारों लोग घर छोड़ चुके हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। आसमान से बरसते बादल, नदियों में सैलाब, खेत और गांव में पसरता पानी, आखिरकार कहां जाए लोग? असम के ज्यादातर इलाके का यही हाल है। सड़कें और रेल पटरियों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। असम के हौजाई की तस्वीर देखिए। पटरियों के नीचे से कितनी तेजी से पानी निकल रहा है। लेकिन ऊंची जगह की तलाश में यहां भी लोग पहुंच गए। हौजाई के रिहायशी इलाकों का हाल देखिए। घर के अंदर पानी भरा है। लोग किसी तरह घर का सामान और जिंदगी बचाने के जुगाड़ में जुटे हैं। घर के अंदर कमर तक पानी है। बाहर निकलना आसान नहीं है। कोई केले के पेड़ से नाव बना रहा है। इस बुजुर्ग महिला को देखिए, शेल्टर के लिए एस्बेस्टस की शीट लेकर जा रही है। असम में इस वक्त जिधर देखिए यही हाल है। बरपेटा में नदी के किनारे वाले घर पानी के साथ बह गए। चिड़गाम में पानी में घिरे लोगों को इस तरह से रस्सियों से निकाला जा रहा है। तेज पानी के बीच एक एक को सुरक्षित ले जाने की जदोजहद है। लगातार बारिश और बढ़ते पानी की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत जोखिम उठाना पड़ रहा है। भारत भूटान बॉर्डर पर बसे इस गांव से करीब 100 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। यही हाल कामरूप जिले का भी है। एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ के झोले में घर की पूरी गृहस्थी, चप्पल, छाता, कपड़े, दवाइयां, कुछ साथ है तो कुछ छूट गया। जिंदगी बचाने के लिए जिस सड़क पर निकले वो कहां शुरू होती है और कहां खत्म,
इसका पता लगाना मुश्किल है। किसी के सिर पर गठरी है, किसी के सिर पर चौकी, कोई साइकिल तो कोई बाइक पर। सब ऊंची सड़क तक पहुंचने की कोशिश में है। घर से निकले तो खाएंगे क्या? जिंदगी बचाने के बाद सैलाब के बीच भूख की आग बुझाने की भी बड़ी चुनौती है। नागांव की तस्वीरें देखिए, छोटा सा बच्चा सिलेंडर साथ लेकर जा रहा है। ये जिंदगी का काफिला है। सब बढ़ते पानी के बीच बढ़ रहे हैं, कोई पैदल, कोई नाव पर। किसी को पता नहीं है कि उनकी जिंदगी कब तक सुरक्षित है। असम के 32 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 31 लाख लोग इस वक्त सैलाब का संकट झेल रहे हैं। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इन नदियों का पानी असम के 4200 से ज्यादा गांवों तक पहुंच चुका है। हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन का दावा है कि राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन कई लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पैरामिलिट्री फोर्स 24 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बाढ़ की वजह से रेलवे ने कई गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। बोंगई गांव से विकास शर्मा के साथ पल्लव कुमार बोरा, गुवाहाटी, आज तक। हाल के दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। टोंक में सड़क पर बाढ़ का दृश्य था। भीलवाड़ा में आंधी और बारिश से जबरदस्त तबाही हुई। बारिश के बाद अचानक आए बाढ़ में बेबस ट्रैक्टर। कॉलोनी के बीच की सड़क पर पानी की इतनी तेज धार बह निकली है कि लोगों के लिए संभलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरें टोंक की है। बारिश आई और उसके बाद मुसीबत की ऐसी बाढ़ आई कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़कों और गलियों में पानी बढ़ने लगा। स्कूटी और छोटी गाड़ियां तो पानी में बह निकली, लेकिन ट्रैक्टर वाले को यकीन था कि वो इस पानी में निकल जाएगा। पानी लगातार बढ़ रहा था। ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर को आगे ले जाना, तमाम कोशिश नाकाम हो रही थी। आखिरकार जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर से कूद गया और ट्रैक्टर पानी में बह निकला। बाजार के बीच बह रहे इस पानी ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। लोग सड़क से अपनी दोपहिया गाड़ियों को जल्दी जल्दी हटाने में जुटे थे। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। यहां आंधी के साथ तेज बरसात हुई। तस्वीर देखिए। शेड के नीचे किसी तरह कार दबी पड़ी है। कहीं सड़क पर पेड़ गिरे तो कहीं विज्ञापन के होर्डिंग। कई जगहों पर बिजली के पोल गिर गए। बिजली के पोल गिरने की वजह से पूरे शहर में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। मौसम की पहली ही बारिश में भीलवाड़ा शहर पानी पानी हो गया। जल जमाव की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हुई है। शहर के निचले इलाके में मकानों और दुकानों में भी नालों की सफाई नहीं होने की वजह से बरसात का पानी घुस गया। और ये हाल है सीकर का, जहां थोड़ी सी बारिश के साथ पानी भर गया है। शहर की नवलगढ़ रोड पर तालाब दिख रहा है। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन जिले में ऐसा ही मौसम बना रहेगा।
इस दौरान बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। सीकर से सुशील जोशी के साथ प्रमोद तिवारी, भिलवाड़ा, आज तक। मैदानों में बारिश और बाढ़ का संकट है तो पहाड़ों पर 1-2 दिनों में बर्फबारी शुरू हो गई। उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री में बारिश और बर्फबारी के कारण चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ गई। अमरनाथ की गुफा के पास भी बर्फबारी की खबर आई है। उत्तराखंड से दूर कश्मीर में बाबा शिव के धाम अमरनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। गुफा के आसपास पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियों में मुश्किल आ रही है। आज तक ब्यूरो। मौसम अचानक से बदला है। 4 राज्यों में इस बदलते मौसम ने परेशानी ला दी है। कहीं बाढ़ है, असम में जबरदस्त बाढ़ है, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है तो उधर उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हुई है। लैंडस्लाइड से चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है तो राजस्थान में फ्लैश फ्लड आ गया, बारिश हुई और वहां उसके बाद फ्लैश फ्लड से लोगों के घरों में पानी भर गया। असम में 32 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में है और वहां पर किसी भी तरह की अब सुविधा पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं और उन्हें स्कूल, कॉलेजेस में दूसरे जगहों पर शरण दिलवाई जा रही है। यह हालत असम का है। आंकड़े बताते हैं कि रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जवानों के वेतन और पेंशन पर खर्च होता है, लेकिन सेना में भर्ती का इरादा रखने वाले नौजवानों का कहना है कि 4 साल की नई भर्ती योजना से तो उनका भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। हमारे साथ ये धोखा हुआ है। टीओडी लागू किया है सर, इसको निरस्त किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश आया। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है। आर्मी चीफ का भरोसा भी आया। मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। थल और वायु सेना अध्यक्ष भी बोले, नई योजना फुल प्रूफ है। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन नई भर्ती योजना को लेकर नौजवानों को समझा पाना सेना और सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। जिस अंदाज और जिस हद का विरोध हो रहा है उससे सरकार के माथे पर शिकन साफ दिख रही है। सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार को सैनिकों का कार्यकाल घटाकर
4 साल करना पड़ गया। जवाब है वेतन और पेंशन पर होने वाला बड़ा खर्च। मोटे तौर पर रक्षा बजट का 23% हिस्सा सिर्फ पेंशन पर खर्च हो रहा है। इसके साथ रक्षा बजट का 31% सैलरी पर भी खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि रक्षा बजट का 54% हिस्सा सैलरी और पेंशन पर खर्च हो जाता है। शायद सरकार की सोच है कि वेतन और पेंशन पर खर्च होने वाले पैसे को बचा लिया जाए, रक्षा विभाग को आर्थिक तौर पर सेहतमंद किया जाए और इन दोनों मदों में होने वाली बचत को सेना को मॉडर्न बनाने में लगाया जाए, रिसर्च पर खर्च बढ़ाया जाए, हथियारों की खरीद पर होने वाला खर्च बढ़ाया जाए। बताने के लिए सरकार के पास दूसरे देशों की मिसाल है। मसलन यूनाइटेड किंगडम अपने रक्षा बजट का 14% खर्च पेंशन पर करता है। अमेरिका केवल 9% खर्च सैनिकों को पेंशन देने पर करता है। रूस अपने कुल रक्षा बजट का 8.2% खर्च पेंशन के लिए करता है। ये वो विकसित देश हैं जिनका रक्षा बजट विशाल और अकूत है। ये देश रक्षा पर अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं। दुनिया में कुल मिलाकर जितना पैसा डिफेंस बजट पर खर्च होता है उसमें 39% अमेरिका का हिस्सा है, 11% चीन का, 4% ब्रिटेन का और 3% भारत का हिस्सा है। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि रक्षा बजट पर पैसा बहाने वाले देश भी जवानों के पेंशन पर बजट खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो भारत जैसे देश को ऐसा क्यों करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा, सेना में सबसे ज्यादा 16.3% जवान यूपी से हैं। दूसरे नंबर पर 7.8% जवान बिहार से हैं। तीसरे नंबर पर 7.7% जवान राजस्थान से हैं। चौथे नंबर पर 7.01% जवान महाराष्ट्र से हैं और 5वें नंबर पर 6.97% जवान पंजाब से हैं। और यही वो राज्य है जहां नई भर्ती योजना का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। और बिहार, यूपी, राजस्थान में बेरोजगारी के बारे में शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये मसला सीधे रोजी रोटी और रोजगार से जुड़ा है और इसीलिए नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं मोल लिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।